हेलो प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र कामत आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। और आज ये वीडियो क्लास 8 के लिए मैं बना रहा हूँ। एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है और आप लोगों का रिवीजन वर्क चल रहा होगा। तो आज मैं आपके इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसके क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं उसको लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और इस वीडियो को देखने के पश्चात इसमें जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे द्वारा डिस्कस किए गए हैं, समझाए गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से नोट डाउन करेंगे और उसे फिर से मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे। और इसके बावजूद भी अगर किन्हीं को क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आया हुआ हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा जो भी उसके पॉसिबल आंसर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। तो बहुत ही आसान इसका जवाब है, लेकिन फिर भी आप इस आंसर को कैसे लिखेंगे उसको आप यहाँ पर देखें। द ऑथर फाउंड a 19th century old roll top desk which was put up for sale in a junk shop. It was in a very bad condition with several broken pieces, as one leg was clumsily mended and scratch marks all down on side. ठीक है, यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, यानी जंक शॉप में ऑथर को क्या मिला। तो उसका आंसर में आप इस लाइन्स को लिखेंगे, यहाँ पर इस लाइन को लिखेंगे। तो द ऑथर फाउंड ए 19th सेंचुरी ओल्ड रोल टॉप डेस्क, यानी 19वीं शताब्दी का एक पुराना गोल टॉप वाला मेज उसको मिला वहाँ, विच वॉज पुट अप फॉर सेल इन ए जंक शॉप, जो वहाँ पे सेल के लिए रखा गया था। इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन विथ सेवरल ब्रोकन पीसेस, ये बहुत ही ख़राब स्थिति में था। इसके काफ़ी जगह पर ये ब्रोकन था, कई टुकड़े हो चुके थे। एज वन लेग वॉज क्लमजली मेंडेड, यहाँ तक इसका जो एक पैर था जिसपे कि डेस्क टिका होता है वो बिल्कुल ही मुड़ा हुआ था। एंड स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक साइड में तो पूरा स्क्रैच के जो मार्क्स थे वो लगे हुए थे। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, यही आंसर आपको याद करना है, लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। ओके, तो इसका जो आप आंसर लिखोगे, यानी क्वेश्चन ये है कि ऑथर को सीक्रेट ड्रॉवर में क्या मिला और आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं कि उसको वहाँ किसने रखा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो आंसर आप लिखोगे वो इस तरह से होगा, द ऑथर फाउंड ए शैलो स्पेस अंडरनीथ द रोल टॉप डेस्क ड्रॉवर विच वॉज अ सीक्रेट ड्रॉवर. There was a small black tin box which had a piece of lined notepaper that was sellotaped to its top. There was a note written on it in shaky handwriting. Jim's last letter received January 25th, 1915. To be buried with me when the time comes. It seems the letter was put inside the box by Mrs. Jim McPherson along with her full name and address written on the envelope consisting the letter. ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका जवाब था प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देखेंगे कि लेखक को उस रोल टॉप डेस्क के ड्रॉवर में उसको एक छोटा सा ब्लैक टीन बॉक्स मिला था, और उस बॉक्स के अंदर उसे एक नोट पेपर मिला था जो सेलो टैप किया हुआ था। ठीक है, और वो जो नोट था उसके ऊपर में सैकी हैंडराइटिंग का मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने जब उसको लिखा हो तो उसके हाथ बहुत कांप रहे होंगे। और उस पर जो एड्रेस मेंशन था या जो चीज़ मेंशन था वो इस तरह से था कि जिम्स लास्ट लेटर रिसीविंग जनवरी 25th, 1915, यानी जिम का अंतिम खत
जिसको कि 25 जनवरी 1915 को रिसीव किया गया था। और ये भी लिखा हुआ था कि टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, और इसे मेरे साथ ही मेरे कब्र में दफना दिया जाए जब समय आता है या आएगा। और इसको पढ़ने से ये पता चलेगा कि इट सीम्स द लेटर वॉज पुट इनसाइड द बॉक्स बाय मिसेस जिम मैक्रीफेंसन, यानी यहाँ पर यह लगता है कि ये लेटर जो है वहाँ पर मिसेस जिम मैक्रीफेंसन के द्वारा रखा गया था, और उन्होंने ही अपना पूरा नाम और एड्रेस उस पर लिख दिया था, ताकि अगर वो मर भी जाएं तो वो लेटर जो है वो उनके साथ ही उनके कब्र के साथ दफना दिया जाए। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु हैड रिटन द लेटर, टू हुम एंड व्हेन, यानी लेटर को किसने लिखा था, किसको लिखा था और कब लिखा था। ठीक है, तो बहुत आसान सा इसका जवाब है, इसको याद करना पड़ेगा लेकिन आपको। कैप्टन जिम मैक्रीफेंसन ऑफ द ब्रिटिश आर्मी who was fighting a war against the Germany had written the letter to his wife Connie on 26 December 1914। इसको याद करना होगा आपको। ठीक है, यानी यहाँ पर अब ध्यान दें कि ये जो लेटर था इसको कैप्टन जिम मैक्रीफेंसन ने, जो कि ब्रिटिश आर्मी में जर्मनी के आर्मी के अगेंस्ट लड़ रहे थे, उन्होंने ये लेटर अपनी पत्नी को 26 दिसंबर 1914 के दिन लिखा था। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ देखें। क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई वॉज द लेटर रिटन, व्हाट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन, यानी लेटर क्यों लिखा गया था, कौन सा ऐसा बहुत अच्छा या वंडरफुल घटना जो थी वो घटी थी जिसके कारण ये लेटर लिखा गया था। तो उसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, जिम मैक्रीफेंसन रोड द लेटर टू हिज कॉनी एंड डिस्क्राइब अबाउट द वंडरफुल इवेंट दैट हैड हैपेंड ऑन द डे ऑफ क्रिसमस। Although a war was going on between the two armies, the British and the Germans, they celebrated Christmas and played a friendly football match together। देखिए ये जो लेटर है ये जिम मैक्रीफेंसन ने लिखा है, ये मैंने पहले बता दिया। अपनी वाइफ मिसेस मैक्रीफेंसन, जिसको कि कॉनी भी कहा गया है उनके द्वारा, कॉनी। तो इसमें उन्होंने एक बहुत ही वंडरफुल इवेंट का जिक्र किया है। एक्चुअली में वो ब्रिटिश आर्मी के पार्ट थे और जर्मनी से लड़ रहे थे, लेकिन क्रिसमस डे के दिन ब्रिटिश और जर्मन दोनों की सेनाओं ने मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट किया था, और ये एक बहुत ही अनयूजुअल इवेंट था। और तो जिम जो है वो इस घटना को किसी का साथ शेयर करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने इसको अपनी पत्नी के साथ शेयर किया था, उनको लेटर लिखकर। ठीक है। नाउ आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखें, What jobs did Hans Wolf and Jim Macpherson have when they were not soldier? यानी जिस समय जिम और हैंस वुल्फ सेना में शामिल नहीं हुए थे उस समय वो कौन सा काम करते थे। तो आप इसका आंसर यहाँ देख लें। बिफोर ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस, हैंस वुल्फ फ्रॉम डसेल्ड्रॉफ यूज्ड टू प्ले द सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा एंड जिम मैक्रीफेंसन वाज ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट। यानी जिस समय उन्होंने आर्मी को ज्वाइन नहीं किया था तो हैंस वुल्फ जो थे वो एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाया करते थे, और ये जिम मैक्रीफेंसन जो थे ये एक स्कूल में टीचर थे, यानी शिक्षा देने का काम करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें यहाँ पर, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉरसेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, क्या हैंस वुल्फ कभी डॉरसेट गए थे, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि वो इसे जानते थे। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, देख लीजिए यहाँ पर आंसर आप। नो, हैंस हैड नेवर बीन टू डॉरसेट इन द पास्ट, नहीं हैंस कभी भी डॉरसेट नहीं गए थे। ही हैड लर्नड अबाउट डॉरसेट फ्रॉम स्कूल एंड रीड सेवरल इंग्लिश बुक्स, उन्होंने स्कूल में जब पढ़ाई कर रहे थे वो, तो उस समय उन्होंने इंग्लिश की किताबों में उसके बारे में पढ़ा था। One of his favorite books was Far from the Madding Crowd, written by Thomas Hardy। और एक बहुत ही फेमस बुक था उनका, फेवरेट बुक भी था, टाइटल्ड फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, और ये थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया था। उसमें डोरसेट का जिक्र उन्होंने पढ़ा था, इसलिए उन्होंने ये कहा है कि वो इसको जानते थे, हालांकि कभी वहाँ गए नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, डू यू थिंक जिम मैक्रीफेंसन केम बैक फ्रॉम द वार, हाउ डू यू नो दिस, आप क्या सोचते हैं, क्या जिम मैक्रीफेंसन युद्ध से वापस लौटे,
और आप जो भी सोचते हैं तो आप ऐसा, हाउ डू यू नो दिस, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा हुआ होगा, आप कैसे ये जानते हैं? तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह से कर सकते हो, नो इट अपीयर्स दैट जिम मैक्रोपेंसन नेवर रिटर्न्ड होम फ्रॉम द वार, परहैप्स ड्यू टू दिस रीजन हिज वाइफ कॉनी हैड प्रिजर्व्ड ऑल हिज लेटर्स केयरफुली। सी देखिए, जिम मैक्रोपेंसन जो था वो कभी वार से वापस लौट के आ ही नहीं पाया। कारण ये था कि उसके द्वारा जो लिखी गई चिट्ठी थी उसकी पत्नी कॉनी ने बहुत ही संभाल कर, बहुत सावधानी से उस ड्रॉवर में रखा हुआ था। इससे यही प्रमाणित होता है कि उसके याद में ही उन्होंने ये लेटर वहाँ पे संभाल के रखा था, ठीक है ना। तो ये जो लास्ट लाइन है कि ड्यू टू दिस रीजन हिज वाइफ कॉनी हैड प्रिजर्व ऑल हिज लेटर केयरफुली, ये वो लाइन है जिससे ये पता चलता है कि जिम मैक्रोपेंसन जो है वो कभी लौट कर वापस आए ही नहीं वार से, ठीक है। नाउ आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट ओरल कंप्रीहेंशन चेक का ये क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, यानी ऑथर ब्रिडपोर्ट क्यों गए थे? तो आपका जो जवाब होगा वो इस तरह से होना चाहिए, द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू मीट कॉनी मैक्रोपेंसन एंड विच हैड हर एड्रेस, मिसेस जिम मैक्रोपेंसन, 12 कोपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट एंड डोरसेट। He wanted to deliver the letter to her written by her husband, which the author had mistakenly opened and read the contents of it. एक्चुअली आप लोगों ने स्टोरी पढ़ा है तो उसमें हमने ये देखा कि सेक्रेट ड्रॉवर में जो लेटर मिला तो उसको उत्सुकतावश ऑथर जो है उन्होंने उसको पढ़ डाला और तब उनको पता चला कि ये लेटर किसी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और चूँकि उसमें एड्रेस मेंशन था तो उन्होंने सोचा कि इस लेटर को उसके असली ऑनर यानी जो मिसेस जिम मैक्रोपेंसन थी उस तक पहुंचा दिया जाए, तो इस वजह से वो वहाँ पर गए थे, ठीक है। नाउ आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे यहाँ पर, हाउ ओल्ड वाज मिसेस मैक्रोपेंसन नाउ, वेयर वाज सी, यानी मिसेस मैक्रोपेंसन कितनी उम्र रही होगी उनकी और अभी वो कहाँ थी, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, मिसेस कॉनी मैक्रोपेंसन वाज 101 ईयर ओल्ड, यानी 101 साल उनकी उम्र थी। शी वॉज इन द बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम दैट वॉज लोकेटेड ऑन द डॉस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, यानी अभी वो बर्लिंगटन नर्सिंग होम में एडमिटेड थी वहाँ पर, और ये डॉसेटर रोड पर ये नर्सिंग होम था ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, यानी टाउन के एकदम दूसरे वाले हिस्से पर, ठीक है। ये इसका आंसर है। नाउ चलिए नेक्स्ट कंप्रीहेंशन चेक का क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप यहाँ पर। क्वेश्चन है, हु डिड कॉनी मैक्रोपेंसन थिंक हर विजिटर वाज, यानी कॉनी मैक्रोपेंसन को जब वो मिलने गया था, यानी कि जो ऑथर थे वो मिलने गए थे, तो कॉनी ने उन्हें क्या समझा? तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे प्यारे बच्चों, कॉनी मैक्रोपेंसन थॉट दैट द विजिटर कैरिंग द लेटर वाज हर हस्बैंड जिम मैक्रोपेंसन। कॉनी को यही लगा कि जो व्यक्ति लेटर लेकर आए हैं वो और कोई नहीं बल्कि उनके हस्बैंड जिम मैक्रोपेंसन हैं, ऐसा उन्होंने सोचा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें यहाँ, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, कौन सा सेंटेंस है पूरी स्टोरी में जो लिखा हुआ है जो ये प्रदर्शित करता है, ये बताता है कि विजिटर जब वहाँ पर गए थे, यानी ऑथर वहाँ जब गए थे मिसेस कॉनी से मिलने के लिए, तो उन्होंने अपने आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश नहीं की, ठीक है। तो आप यहाँ देखें, ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा आंसर, द सेंटेंस विच शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी इज, इन्वर्टेड कॉमा में ये लाइन लिखा गया है बच्चों, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। फ्रॉम दिस सेंटेंस we understand that although the author tries his best to explain how he found the letter in the old roll top desk, Mrs. Macpherson did not pay attention to his work. Rather, she stroked the letter tenderly with her fingertips. तो यहाँ पर ये लाइन कहने के बावजूद भी मिसेस जो मैक्रोपेंसन है उन्होंने उनको ठीक से सुना नहीं और वो अपने ख्यालों में ही खोई रही, बल्कि उस लेटर को अपने हाथों से बहुत धीरे धीरे उसको सहला भी रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी जो पुराने यादें थी वो ताज़ा हो गई हों और वो किसी दूसरे वर्ल्ड में खो गई हों, इसलिए उन्होंने ऑथर के बात को सुना नहीं
और उनके मन में ये जो ख्याल था कि शायद ये उनके हस्बैंड ही होंगे, तो इसी ख्यालों में वो डूबे रहे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपको क्या लगता है कि ये जो लेटर था उसको मिसेस मैकफेरसन ने कितने समय तक रखा होगा अपने पास, और ऐसा आप क्यों सोचते हैं। रीजन के साथ आपको आंसर यहाँ करना है। तो आप यहाँ इसका आंसर देखें, कॉनी केप्ट जिम्स लेटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये स्पेसिफाइड नहीं है कि ये लेटर कितने समय तक रखा गया था, तो आपको यहाँ पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लिखना चाहिए। वी अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द फैक्ट व्हेन शी टोल्ड द नरेटर हाउ शी यूज्ड टू रीड द लेटर एवरी डे एंड कुड फील जिम्स प्रेजेंस अराउंड हर ऑलवेज। और ये बात इससे साबित होती है कि यहाँ पे मिसेस कॉनी ने ये बात कहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि वो जो था वो जो थी एक्चुअली उस लेटर को हर दिन निकाल के पढ़ा करती थी, और लेटर पढ़ने के बाद उनको ऐसा लगता था कि उनके जो हस्बैंड हैं वो वहीं कहीं पर हैं, माने उनको उनका प्रेजेंस वहाँ पे फील होता था उस लेटर को पढ़ने के बाद। तो काफ़ी लंबे समय से वो लेटर उनके पास था। ये क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें यहाँ पर, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। आपको ऐसा क्यों लगता है, आप ये वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि डेस्क जो था वो बेचने के लिए वहाँ रखा गया था और कब रखा गया था। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, द रोल टॉप डेस्क वॉज पुट अप फॉर सेल when the house in which Mrs. Jim McPherson lived had caught fire and she was taken to the Burlington House nursing home. Most of the things got burned and were put up for sale thereafter. देखिए यहाँ पर मिसेस जो मैकफेरसन है उनका और कोई नहीं था उनके हस्बैंड के अलावा, और उनके हस्बैंड तो वार में मारे गए थे। तो दुर्भाग्यवश उनके घर में आग लग गई है और उनके पड़ोसियों ने मिसेस जिम को बर्लिंगटन नर्सिंग होम में एडमिट करवा दिया, और उनके घर का ज़्यादातर जो सामान था वो लगभग जल सा गया था। तो शायद इसलिए उन सारे सामानों को कबाड़ी के दुकान में भेज दिया गया था ताकि उसको बेचकर कुछ पैसा आ सके, तो मैं भी वो पैसा मिसेस जिम मैकफेरसन के काम आ जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप यहाँ पर, वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, डू यू एग्री। यहाँ पर जिम और हैंस जो हैं वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि गेम के द्वारा या स्पोर्ट्स के द्वारा किसी भी कन्फ्लिक्ट्स को यानी विवाद को रिजॉल्व यानी हल किया जा सकता है। और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि खेल कूद से सारे झगड़े को मिटाया जा सकते हैं। तो आपका इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, जिम एंड हैंस थॉट दैट games or sports are good ways of resolving conflicts because nobody lays down their lives in matches. Neither do children become orphans, nor do wives become widows of martyred soldier. Both Jim and Hans were of the opinion that war only leads to death, conflict and devastation, whereas playing matches are a good way to end the conflicts. Yes, I agree with both Jim and Hans that playing friendly matches are definitely an ideal way to resolve conflicts between two enemies countries without any loss to life and property. तो इस क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखोगे बच्चों, तो एक बात यहाँ क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जब युद्ध होता है, जब वार्स होते हैं, तो उसमें सैकड़ों हज़ारों लोग मारे जाते हैं, कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कई महिलाएं विधवा हो जाती हैं, और फिर भी अक्सर वार के बाद कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होता है। लेकिन अगर ये खेल कूद के माध्यम से, स्पोर्ट्स और गेम्स के माध्यम से इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसमें किसी का डेथ नहीं होगा, कोई प्रॉपर्टी लॉस नहीं होगा, कोई डिवास्टेशन नहीं होगा, और इसको रिजॉल्व भी किया जा सकता है सॉल्यूशन को। मान लीजिए तय होगा कि भाई जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी, जो हारेगा उसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो ऑब्वियसली आफ्टर मैच जो जीतेगा तो वो जो भी शर्त रखेगा हारने वाले को मानना पड़ेगा, और इस तरह से कोई जान माल का नुकसान भी नहीं होगा और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हमें भी इस बात से सहमत होना चाहिए कि एक अच्छा तरीका हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें आप, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज
आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। आपको क्या लगता है कि दो आर्मीज़ हैं तो उसमें जो उसके सोल्जर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं या एक समान होते हैं? ठीक है, तो आपको जो भी लगता है इसके एविडेंस आपको स्टोरी में फाइंड करने हैं अपने आंसर के सपोर्ट में। तो देखिए आप इसका आंसर इस तरह से यहाँ करेंगे, द सोल्जर्स ऑफ टू आर्मीज आर सिमिलर टू ईच अदर एज पर द फॉलोइंग रीजन डिराइव फ्रॉम द स्टोरी। यानी आर्मी चाहे कोई भी हो, उसके जो सोल्जर होते हैं वो एक समान होते हैं। और इसका कारण क्या है, आप यहाँ स्टोरी में देखें इस लाइन को, बोथ द आर्मी सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, दे शेयर्ड गुड मोमेंट्स टुगेदर बाय ईटिंग, लाफिंग, ड्रिंकिंग एंड टॉकिंग with each other. Both the armies played a friendly football match and approved the fact that conflicts could have been resolved by playing a match. They agreed about the consequences or negative impact that war has upon families. Both the armies longed for peace and exchanged Christmas carols and hoped to unite with their respective families soon. देखिए इस आंसर को पढ़ के तो यही क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी जो सैनिक है वो नहीं चाहता है कि वो युद्ध में मारा जाए या दूसरे को मार दे, ठीक है। और उनके अंदर वो सारे गुण होते हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो दूसरे इंसान के अंदर होता है। तभी तो बैटल फील्ड में भी ये जो टॉमीज थे और ये जो जर्मन सोल्जर्स थे, इन दोनों ने आपस में मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, यहाँ तक कि फुटबॉल मैच खेले और अपने थॉट्स को एक्सचेंज किया। और यहाँ पे वो भी चाहते थे कि उनका जो भी प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन पीसफुली हो जाए। तो मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं कि सेनाएं चाहे जो भी हो, आर्मी चाहे जो भी हो, सोल्जर सारे एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। यानी कुछ ऐसे वेज बताइए जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि जो ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर हैं वो दोस्त बन गए थे और बहुत सारी चीज़ें क्रिसमस के समय उनमें कॉमन देखने को वहाँ पर मिला था। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखोगे बच्चों। आप आंसर को यहाँ देखें, बोथ द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स वर एनिमीज एट वार and belong to different camps. However, at the end of the day, both armies comprised human beings who had similar feelings of love and compassion for their respective families and all those who were fighting the war. Both of them shared the festive spirit of Christmas, enjoyed a feast together by eating, drinking, and making merry together. They also talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. They also sang Christmas carols together and spent some quality time with each other. They got over-hatted and played a friendly football and wished if all the conflicts in the world could be resolved by playing games. Both Jim and Hans hated war and knew well how war affected the lives of their families. Both were anxious to return home to their families once the war comes to an end. Okay, it is a long answer type of question you can say here. तो ये थोड़ा सा मे बी प्रैक्टिस चाहिए होगा इसको। तो आप सारे क्वेश्चंस इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप इसको कॉपी में नोट करेंगे और फिर से आप इसको अपने वर्ड्स में लिखने का प्रयास करें, या अगर आप मेमोराइज कर सकते हैं तो इसे कर लें, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉनिस क्रिसमस प्रेजेंट, व्हाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इसका आंसर यहाँ देखें, इस तरह से लिखेंगे हम लोग। When the narrator visited Connie to deliver her husband's letter, she mistook him to be her husband. यानी जब नरेटर मिसेस कॉनी के पास उनका चिट्ठी जो उनके पति ने उनको लिखा था ये देने के लिए गए, तो मिसेस कॉनी ने गलती से या जैसे भी कहें उनका जो मानसिक स्थिति थी वो सही नहीं थी, उन्होंने उसको ही अपना हस्बैंड समझ लिया। एंड जिम मैग्रिपेंसन ड्यू टू हर ओल्ड एज एंड मेमोरी लॉस, यानी मैंने कहा था एज काफ़ी ज़्यादा हो गया था, मेमोरी भी लॉस्ट हो गया था उनका,
तो इसके कारण वो ठीक से लोगों को पहचान भी नहीं पा रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी अपने हस्बैंड के एब्सेंस से कि वो किसी को भी अपना हस्बैंड एज्यूम करने लगती थी। तो सी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर जिम टू रिटर्न होम फॉर क्रिसमस। सी फेल्ट दिस वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट एवर शी कुड रिसीव। तो वो वर्षों से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, तो वो तो नहीं आए, बट उनका लिखा गया जो खत था जो उन्होंने खो दिया था और नरेटर ने उन्हें वापस कर दिया, तो शायद ये उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा था, गिफ्ट था। दिस वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर कॉनी बिकॉज जिम हैड मेंशन इन द लेटर दैट ही वुड रिटर्न होम फ्रॉम वॉर ऑन क्रिसमस। क्योंकि जिम ने उस लेटर में ये मेंशन किया था कि वो क्रिसमस के बाद वार जब ख़त्म होगा तो घर वापस लौटेंगे। शी यूज्ड टू रीड that letter multiple times in a day to feel her husband's presence nearby. Hence, when the narrator told her how he found the letter, she was extremely happy and felt it was Jim who had come to visit her after a long time. और इसलिए जब नरेटर वहाँ पर गए चिट्ठी लेकर तो उनको ये सारी बातें याद थी। आई थिंक सो, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था उन बातों का क्योंकि बार बार वो लेटर पढ़ा करती थी, तो उन्होंने गलती से नरेटर को ही अपना हस्बैंड यानी जिम मैकफेरसन समझ लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोग। डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी सुटेबल फॉर इट? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल? आपको क्या लगता है कि इस कहानी का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो उस कहानी के लिए उपयुक्त है? क्या आप इसका कोई दूसरा टाइटल सोच सकते हो? चलिए इसका आंसर देखिए बच्चों, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इन माई ओपिनियन द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी एप्ट। एप्ट का मतलब होता है उचित। And suits it perfectly. The festive spirit of Christmas prevails throughout the story. It clearly mentions how the warring troops longed for peace and had a strong desire to return home safely to their respective families. ठीक है, इन्होंने जो क्रिसमस सेलिब्रेट किया है यहाँ पर और जो बातें हुई हैं, उनकी जो इच्छाएं व्यक्त हुई हैं आपस में एक दूसरे के द्वारा, उसे ये साफ लगता है कि सारे के सारे जो सोल्जर्स थे, चाहे वो ब्रिटेन के हो या जर्मन के, वो अपने घर लौटना चाहते थे, मिलना चाहते थे अपने फैमिली मेम्बर्स से। दे शेयर्ड ए वंडरफुल मोमेंट टुगेदर बाय शेयरिंग फूड, ड्रिंक्स एंड टॉक टू देयर हार्ट्स कंटेंट एंड प्लेड ए फुटबॉल मैच अमॉन्ग देमसेल्व्स। However, when the narrator goes to visit Connie along with the letter written by her husband, Jim McPherson, she assumes, see the spelling is wrong here, A-S-S-U-M-E-S, assumes the author to be her husband and thanks him for gifting her the best Christmas present ever. Some suitable title could be द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट, प्रेजेंट के जगह पे गिफ्ट लिख दिए हैं। एंड व्हेन ए क्रिसमस विश कम्स ट्रू, ये इंपॉर्टेंट इसका टाइटल रखा जा सकता है, व्हेन ए क्रिसमस विश कम्स ट्रू, यानी क्रिसमस में जो विश किया गया था वो सत्य साबित हो गया। ठीक है, तो ये दो टाइटल हम लोग अलग से यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, some parts of its grammar section is also here, but I think video gets too long, तो इसको अब मैं बाद में किसी वीडियो में चर्चा करूँगा। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ प्यारे बच्चों, और चूँकि एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो आप लोगों से ये फिर से अगेन रिक्वेस्ट है कि सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें समझाए हैं, आप इन क्वेश्चंस का आंसर को लिखें और इसे ग्रुप में सेंड करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट करें, तो मैं आपके सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। और उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखें। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये वीडियो वैसे सारे बच्चों के लिए जो अभी क्लास 8 में स्टडी कर रहे हैं काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आपके कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, आप उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, लिंक को शेयर कर सकते हैं, या मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करने की सलाह दे सकते हैं, ताकि उनको ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, उन तक भी ये पहुँचे और उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो आज इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द अपने सारे काम को कर लेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाएंगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।